अच्छा, अभी तरारी में क्या हाल है? तरारी में सुनील पांडे को बीजेपी ने मतलब उनके बेटे को उम्मीदवार बना दिया। एक बाहुबली का इमेज रहा है। रणवीर सेना के संरक्षक का होने का आरोप लगता रहा है। परमेश्वर मुखिया की हत्या का भी आरोप लगता रहा है। तो बीजेपी ने क्यों दिया उनको? क्यों मजबूरी थी बीजेपी? ये तो बीजेपी वाले लोग जाने क्यों दिया है, लेकिन विन विन पोजीशन बनाने के लिए दिया है। चूँकि सुनील पांडे का अपना वोट भी है। एक समय में पीरो से हम ही लोग लड़ाए थे, उसमें हम भी मेजर फैक्टर थे। चूँकि वहाँ से धरीक्षण तिवारी बराबर हार जाते थे, उनका दूसरा वोट नहीं मिलता था। तो इनका अपना जो टीम है, क्रांतिकारी टीम, वो जात कुछ की सीमा से बाहर होकर इनको मदद करता है। तो वो पोजीशन के लिए हम लोगों ने कैंडिडेट बनाया था उस समय। अब तो हम नहीं हैं। तो प्रयोग सफल भी हुआ था ना, सुनील पांडे जीतते भी। वो सफल भी हुआ था, क्योंकि वहाँ कभी माले जीतता था, कभी आरजेडी जीतता था। एनडीए का तो सवाल ही नहीं था जीतने का, लेकिन वह प्रयोग हम लोगों ने बड़ा कैलकुलेट करके किया था और वो प्रयोग सफल रहा था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, जिनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार की राजनीति पर, बिहार के सामाजिक ताना बुना पर आप बात करेंगे तो बिल्कुल पार्टी और दल से ऊपर उठकर एकदम निष्पक्ष विचार रखते हैं ये। तो अभी मेरे साथ हैं, बिहार में 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। मैं अरुण कुमार जी से समझने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं भी चारों विधानसभा का दौरा कर चुका हूं, घूम चुका हूं और मैंने रिपोर्ट भी दी है। लेकिन अरुण जी से बात होगी तो उस रिपोर्ट पर मुहर लगेगी, पक्की मुहर। आप तो मगध को बहुत करीब से जानते हैं। आप चाहे वो इमामगंज हो, गया हो, बेलागंज हो, जहानाबाद हो, पूरा मगध है और शाहाबाद को करीब से जानते हैं। 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सवाल करूंगा बेलागंज की। बेलागंज में क्या होने वाला? देखिए, बेलागंज में मैंने पहले भी कहा था कि किसी माइनॉरिटी को यदि लड़ाया जाए जेडीयू के द्वारा, यानी एनडीए के द्वारा, तो वो सीट बहुत क्लियर कट था। अभी जो सिचुएशन है उसमें मनोरमा देवी और वगैरह वगैरह कैंडिडेट जो हैं, तो आज के डेट में भी एनडीए आगे है। मनोरमा देवी यादव का वोट बैंक ले पा रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आगे हैं। इसीलिए आगे हैं कि वो यादव के वोट में डिवीज़न हुआ है। अब वो डिवीज़न जितना बढ़ेगा उतना मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन उस डिवीज़न से ये अभी नंबर 1 पर हैं। और ट्रायंगुलर फाइट करने की कोशिश में जनसुराज वहाँ है। जनसुराज के उम्मीदवार में दम है वहाँ बेलागंज के? देखिए, पहले भी जनसुराज के जो उम्मीदवार आज हैं, लड़ रहे हैं, वो 2000 से एक बार हम लोग जेडीयू में थे तो लड़ाए थे उनको, और 2000 से 3000 से हार हुई थी। तो है 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं जेडीयू 2 से। बार लड़ चुके हैं और अच्छा फाइट दिया है। लेकिन सिचुएशन आज जो जनस्वराज का वोट है, वो वोट जेडीयू में अच्छे प्रतिशत में खड़ा है, इसलिए वो और कहाँ कहाँ वोट। आपको लगता है कि अगर जनसुराज भी दूसरे नंबर पर आ सकता है या पहले नंबर पर आ सकता है, कुछ किया जाए तो? देखिए, हमको लगता है वहाँ ट्रायंगुलर फाइट है, बहुत का अंतर नहीं है तीनों में। भूमिहार का समर्थन मिलेगा जनसुराज को, भूमिहार समाज का जो नाराज है जेडीयू से या अशोक चौधरी को लेकर जो प्रकरण हुआ था? देखिए, अशोक चौधरी का जो प्रकरण हुआ था, वो लोगों ने समझा बाद के दिनों में कि यह ब्लैंक फायर था। किसी को चार्ज कर रहे थे, उसमें समाज
का प्रकटीकरण हो गया। और आज के डेट में अशोक चौधरी ने वो जो सिचुएशन बना था उसको अपने पक्ष में कर लिया, संभाल लिया है। और वो बेला में घूम रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। जो लोग कल विरोध कर रहे थे वही लोग आगे घुमा रहे हैं। इसलिए अब वो प्रकरण सिर्फ कहने का रह गया है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी सीट है इमामगंज, जहाँ से आप जुड़े भी रहे हैं जब आप विधान परिषद जी। तो आप वहाँ क्या स्थिति है? इमामगंज में लड़ाई ट्रायंगुलर है और जीतन राम मांझी जी का भी प्रभाव है, लेकिन एनडीए भी जो कैंडिडेट वो यूपीए ने दिया है वो मजबूत कैंडिडेट है, और फिर जन स्वराज ने भी दिया है, वो पॉपुलर कैंडिडेट है। इसलिए लड़ाई वहाँ है और हम समझते हैं कि उस लड़ाई में एनडीए को मजबूत होने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं भी गया था वहाँ, मुझे लगा कि जो आरजेडी का उम्मीदवार है वो भी बहुत स्थानीय है और लोकप्रिय है। जो जन स्वराज का उम्मीदवार है वो भी स्थानीय डॉक्टर है, जिसको झोला छाप डॉक्टर कर रहे हैं लोग, लेकिन बहुत लोकप्रिय है। और मांझी के खिलाफ आक्रोश है कि इतना दिन जीते, इतना दिन मंत्री रहे, कुछ हुआ नहीं। उनकी बहू का विरोध भी लोग कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने मगध के लिए बहुत कुछ किया है और विरोध तो सत्ता में जो रहता है उसके खिलाफ एक स्वाभाविक विरोध होता है, उम्मीद बहुत लोगों को होती है। इसलिए लेकिन हम लगता है कि लोग मेहनत करेंगे तो जीतन राम मांझी के प्रभाव से ही उनकी बहू जीतेंगी। अभी उनकी पहचान वैसी नहीं। मुझे लगता है कि सत्ता में रहने का नुकसान जो हो रहा है उसी वजह से बाजी पलट भी सकती है, और जन स्वराज की वजह से कहीं आरजेडी, मुझे लगता है कि उस सीट पर अपर हैंड है उसका। हाँ, नहीं, ये बात आप कह रहे हैं तो ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन जीतन राम मांझी का जो कद काठी है वो अब राष्ट्रीय है, केंद्र में मंत्री हैं, मदद भी लोगों का खुल करके करते हैं, लेकिन एक जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, लगातार वहाँ से जीत रहे हैं, तो वो है। अब कैंडिडेट दोनों बराबर के हो सकते हैं, लेकिन संरक्षण और जिस परिवार के उनके हस्बैंड भी मंत्री हैं, उनके परिवार के फादर इन लॉ उनके हुए, वो भी केंद्र में मंत्री हैं और काफ़ी पॉपुलर वो भी हैं पूरे मगध में। समझिए कि एक टॉलवर्ड पर्सनालिटी के रूप में लगातार उस इलाके की सेवा कर रहे हैं। इसलिए, लेकिन निश्चिंतता से लड़ाई लड़ने में धोखा हो सकता है। वहाँ पर एनडीए को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एनडीए का वोट बैंक है और एनडीए का वोट बैंक संभाल के लिया गया तो फिर कोई लड़ाई नहीं है। रामगढ़ में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने अशोक सिंह को ही अपना उम्मीदवार बना दिया है और जगतानंद बाबू के बेटे अजीत सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तो वहाँ परिवारवाद का आरोप भी लग रहा है। पिछला चुनाव भी बीजेपी हारी थी केवल 2-2.5 हज़ार वोटों से। इस बार एनडीए इंटैक्ट है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। ऐसे में क्या वहाँ दिख रही लड़ाई? क्योंकि मुझे लगता है कि जन स्वराज ने बाजी पलट दी है, क्योंकि उसका उम्मीदवार ज़्यादा लोकप्रिय है, उसकी जात का भी अच्छा वोट बैंक है वहाँ पर, और अपर कास्ट का अगर समर्थन मिल गया जन स्वराज को तो जन स्वराज की एकलौती सीट होगी जो जिसे जीता जा सकता। देखिए, जन स्वराज के चलते वहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गया है। अब जन स्वराज यदि अपर कास्ट का वोट लेगा तो मुसलमान का भी वोट लेगा, और माइनॉरिटी का वोट लेगा तो लड़ाई हो जाएगी जन स्वराज और एनडीए के बीच। तब वहाँ आरजेडी तीसरे नंबर पर होगा। इसलिए अभी अस्पष्ट स्थिति नहीं है। अभी के डेट में एनडीए यानी बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ नंबर 1 पर है, लेकिन आगे क्या होता है वो समय बतलाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ जो भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, उनका समर्थन जन स्वराज को आखिरी क्षण में मिल सकता है, क्योंकि वो मन बनाए हुए हैं, अभी खुलकर बोल नहीं रहे हैं। और यही आधार है मेरा कहने का कि जन स्वराज अगर एक भी सीट बिहार में जीतता है उपचुनाव में तो वो रामगढ़ की सीट हो। देखिए, ऐसा यदि अपर कास्ट वोट यदि जन स्वराज वहाँ तोड़ लिया
तब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वही बेस वोट है एनडीए का, और बेस वोट भी खसक जाएगा तो सब वोट तितर बितर हो जाएगा। वहाँ जनसुराज का उम्मीदवार भी तो तगड़ा है। हाँ, उम्मीदवार पॉपुलर है, मजबूत है, जन स्वराज का वो कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन वहाँ जो बीजेपी का कैंडिडेट है वह भी कार्यकर्ता से ही है। अच्छा, अभी तरारी में क्या हाल है? तरारी में सुनील पांडे को बीजेपी ने मतलब उनके बेटे को उम्मीदवार बना दिया। एक बाहुबली का इमेज रहा है, रणवीर सेना के संरक्षक का होने का आरोप लगता रहा है, परमेश्वर मुखिया के हत्या का भी आरोप लगता रहा है। तो बीजेपी ने क्यों दिया उनको? क्यों मजबूरी थी बीजेपी? ये तो बीजेपी वाले लोग जाने क्यों दिया है, लेकिन विन विन पोजीशन बनाने के लिए दिया है, क्योंकि सुनील पांडे का अपना वोट भी है। एक समय में पीरो से हम ही लोग लड़ाए थे, उसमें हम भी मेजर फैक्टर थे, चूँकि वहाँ से धरीक्षण तिवारी बराबर हार जाते थे, उनका दूसरा वोट नहीं मिलता था। तो इनका अपना जो टीम है, क्रांतिकारी टीम, वो जात कुछ की सीमा से बाहर होकर इनको मदद करता है। तो वो पोजीशन के लिए हम लोगों ने कैंडिडेट बनाया था उस समय। अब तो हम नहीं हैं। तो प्रयोग सफल भी हुआ था ना, सुनील पांडे जीतते भी हुआ था, वो सफल भी हुआ था, क्योंकि वहाँ कभी माले जीतता था, कभी आरजेडी जीतता था। एनडीए का तो सवाल ही नहीं था जीतने का, लेकिन वह प्रयोग हम लोगों ने बड़ा कैलकुलेट करके किया था और वो प्रयोग सफल रहा था। तो आप ही लोग के प्रयोग को बीजेपी दोहरा रही है। ऐसा ही है, क्योंकि सुनील पांडे ने अपना एक दूसरे जगह बाहुबली होंगे, लेकिन जो क्षेत्र में उन्होंने इमेज बनाया है बहुत हम्बल, और यही होता भी है। सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, सबको भैया चाचा कहते रहते हैं। तो कोई पहलवान आदमी सबके सामने हाथ जोड़े तो गदगद हो जाता है, तो उससे वोट का ऑरा उनका बना हुआ है। जितना बाहुबली कहिए, लेकिन क्षेत्र में जो व्यवहार है उनका, उसका लाभ उनको मिलता है। मतलब रामगढ़ की तरह जनसुराज यहाँ बीजेपी को नुकसान नहीं पहुँचा पाए। हमको नहीं लगता है ऐसा, हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी ने वो सीट दिया है कुछ इसी तरीके के कैलकुलेशंस। तो अरुण कुमार जी से बातचीत करने के बाद आप मेरा वीडियो देखिएगा, पता चल जाएगा कि 4 सीटों के लिए जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर क्या होने जा रहा है। अभी समय है 10 दिन का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में सच्चाई यही है कि जनसुराज 2 जगहों पर ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। एक तो बेलागंज में, इमामगंज में, दूसरा रामगढ़ में, और बेलागंज में भी कमज़ोर नहीं है। उसकी वजह से जेडीयू की जीत वहाँ हो सकती है। और जहाँ तक तरारी की बात है, सुनील पांडे सब पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुनील पांडे पिछला चुनाव भी निर्दलीय लड़े थे तो 62-63 हज़ार वोट आए थे। तो जिसके पास अपना 63 हज़ार वोट बैंक हो और उसे एनडीए अपना उम्मीदवार बना दे, तो उसे हराना तो मुश्किल हो ही जाएगा। ये प्रयोग जो अरुण कुमार ने किया था उस ज़माने में, उसको बीजेपी ने दोहराया है, क्योंकि तरारी की सीट को जीतना बिना उस प्रयोग के संभव ही नहीं था।